अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफ़द के हमरा तुर्की का सरकारी दौरा। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद वफ़द सफारती आदाब भूल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ कबल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुँचे। इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़जाना असद उमर और वज़ीर बराए मनसूबाबंदी मखदूम खुसरू बख्तियार, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों जुल्फ़ी बुखारी और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सनत व तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफ़द के हमरा तुर्क हुकाम के साथ एक आला सतही मीटिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे देखकर सार्फीन ने हुकूमती वफ़द को आड़े हाथों ले लिया। इस तस्वीर में वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा तुर्की जाने वाले वफ़द को तुर्क हुकाम के साथ होने वाली आला सतह की मीटिंग में बेतकल्लुफ़ होकर बैठे हुए देखा गया, जबकि उनके सामने बैठे तुर्क हुकाम ने सफारती अदाब की मुकम्मल तौर पर पासदारी की और सफारती अदब व एहतराम का मुजाहरा किया। इस तस्वीर में पाकिस्तानी वफ़द के सफारती अदाब भूलने की निशानदेही सबसे पहले एक सहाफ़ी ने की। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में सलमान महमूद ने कहा कि तुर्क हुकाम बाकायदा सफारती अदाब के तहत बैठे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तानी वफ़द में शरीक हुकाम सफारती अदाब और रवायात से नाआशना नजर आते हैं, जिन्हें इतना भी इल्म नहीं है कि सरकारी दौरे पर सफारती सतह की मीटिंग में किस तरह बैठा जाता है। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है इकबाल शाहिद साहब ने, जो कि तज्जियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खिताब सर, मैं आपको सुन रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब भी हैं, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र। सर आज ये एक बड़ी आम खबर है, जो तुर्की का जो दौरा है उसके इमरान खान के साथ जो उनका वफ़द था, उन्होंने किस तरह मुजाहरा किया है, किस तरह उन्होंने मुल्क को जो है उनको मुल्क के वो नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने किस तरह गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल उमर खताब साहब, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। ये जिस तरह की सिचुएशन आपने बताई है, या जो जिस तरह का मेरा ख्याल है कल से वो जो सारी चीजें अभी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जिस तरह के रिमार्क्स एक लिहाज से आ रहे हैं, जी जी, लेकिन मैं जनरली एक आपसे ये जरूर कहूंगा कि अगर आप इन दोनों वफूद को आप एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए देखें, तो सर्टली आपको फील होता है कि उन्होंने वो एक तो प्रॉपर सूट्स पहने हुए, टाई के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरा ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं वो किसी तरह का आपको फील हो कि नहीं उनका फोकस नहीं है कि व्हाट डिस्कशन इज गोइंग ऑन। दे आर टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स बोथ द लीडर्स जो के उधर सामने बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं कि किसी का पैर आगे है, किसी का पैर पीछे है, और कोई जो है वो क्रॉस लेग बैठा हुआ जैसा भी है। और जिस तरीके से ना आप ये देखते हैं कि ये हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी जो जिस बेहंगम तरीके से एक्चुअली और इल डिसिप्लिन आप अपने मुल्क के अंदर जो सिग्नल्स के ऊपर, चौराहों के ऊपर जो हाल देखते हैं जी, वही कुछ आप इस वक्त जो है ना, ये जो पीटीआई की और इनकी सो कॉल्ड पीटीआई वाले तो उनको लीडर ही कहते हैं, तो हम कहेंगे कि कुछ पीटीआई के ये इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर और फिर साथ जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, आप उनका भी हाल देखते हैं, यू फील एम्बैरेस कि यार ये किस तरह की लॉट है जो कि इमरान खान के इर्द एक लिहाज से इकट्ठी हो गई। और ये बुरी इल्लतें, ये बुरी आदतें तो इमरान खान को खुद डाली हुई है ना। मतलब इमेजिन करो भाई, हमें उस पर कोई एतराज नहीं, यू डोंट पुट ऑन दिस सूट टाई सारा जो कुछ भी है। अगर आपने शलवार कमीज भी बैठा है तो कोई थोड़ा सा अदब अदाब जिंदगी में सीख लें, कोई तमीज सीख लें। अगर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर आप खुद वहां पे क्रॉस लेग्स पे बैठे हैं, तो पीछे नीचे सारे वाले तो उसी तरीके से जैसे नवाज शरीफ चलता था तो उसके पीछे दरबारी वजीर चला करते थे, एंड लाइक वाइज ऑल दोज पीपल जो इस वक्त आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, उसी तरह के दरबारी लोग ही आपको नजर आएंगे ना। एक जो है वो मोबाइल के साथ आपको खेलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक बेचारा बड़ा थक गया, सफर बड़ा किया ना, थका हुआ था, तो उसका जो है पैर थोड़ा सा लौजी होके वो आगे चला गया। जुल्फी बुखारी साहब ने टांग पर टांग रखी हुई है और एक रुकन जो है वो फोन सुन रहे हैं। अच्छा, वो जो लंदन से आपने जुल्फी बुखारी को, वेरी अनफॉर्चुनेट, उसको जो इम्पोर्ट किया है, और उसका तो ऐसा लगता है कि जैसे वो महात्मा गांधी हो, या आप ये कह लें कि वो महात्मा बैठा हुआ है क्रॉस लेग्स के साथ बैठा हुआ है, एंड ही इज इनटू डीप थिंकिंग।
ओके, अच्छा आगे चलिए, आप असद उमर को थोड़ा सा अटेंटिव देखते हैं। उसके साथ जो शाह साहब बैठे हैं उनका भी वही हाल है कि वो पार्लियामेंट में खोए हुए हैं। हम उससे कि मेरा ख्याल है, मैं तो चलो कुछ कहना था ही, लेकिन मेरा ख्याल है सोशल मीडिया ने सिर्फ इस पिक्चर को लेके जितनी मिट्टी पलीत की है ना इसकी पीटीआई की, मेरा ख्याल है कि इनके लिए दिस इज एन आई ओपनर कि दे ऑट टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, दे हैव टू बी वेरी वॉचफुल। और आप कुछ भी कर लें, आप देखिए जो भी होता है कि जब आप दो मुल्कों के दरमियान जब इस सतह के ऊपर आपकी बातचीत होती है तो यू ट्रस्ट मी कि आप उनको सफारती अदब फोकस, आप ये देखिए कि तुर्कों की आप उमर खताब हिस्ट्री जरा पढ़ें। इन्होंने 500 साल तक तकरीबन आप कह सकते हैं कि दुनिया को रूल किया है, और ये जिस कौम को इमरान खान रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो इनको शर्म हमें इसलिए भी आती है कि हमें तो 1000 साल बाहर के लोग आके हमें रूल करते रहे हैं, और अब जब थोड़ा सा आप फील करते हैं कि आपको इज्जत मिलना शुरू हुई है तो ये बिल्कुल आपे से बाहर ही हो गए हैं। अपने जामे से एक लिहाज बाहर होता हुआ आप इनको देखते हैं। आई थिंक इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग ये सारी की सारी चीजें, मेरा ख्याल है ये देख के। और क्योंकि पीटीआई की उठान भी सोशल मीडिया से हुई थी, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से ये पीटीआई एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी और फिर गलती पे गलती कर रही है, तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया ही इनको लपेट देगा। बाकी तो मेरा ख्याल है अपोजिशन की तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं। दैट्स व्हाट आई फील अबाउट इट। ठीक है सर, मैं इकबाल शाहिद की तरफ आऊँगा। आला सतह की मीटिंग है, बेतकल्लफ होकर बैठे हैं, और ये हमारे जो वज़रा हैं ये ख़ास वज़रा हैं, कोई छोटे या सूबाई वज़रा नहीं हैं, मुशीर हैं और वफाकी वज़ीर ख़जाना बैठे हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब बैठे हुए हैं। तो इस तरह इनकी तरफ से गैर संजीदगी सामने आई है, तो दूसरों से हम क्या तवक्को कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया उमर खताब साहब जी। बात यह है कि इसमें एक चीज़ तो साबित हो गई है कि अगर हम किसी से नफरत करें तो फिर नफरत है, चाहे हमारे मुल्क का कोई नुमाइंदा बाहर के मुल्क में किसी अहम तरीन विजिट पर भी हो। यानी इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के वजीर आजम भी हैं। ठीक है। मेरी डेलीगेशन के एक आदमी से बात हुई है इस सिलसिले में, जब ये सोशल मीडिया काफी हाइप हुआ है, उन्होंने कहा अभी तो बैठे ही थे, अभी फॉर्मल बात ही शुरू नहीं हुई थी। बात यह कि आपने देखा है कि वो मोबाइल को ऑफ कर रहा है। तो सर हम आपके सामने कभी प्रोग्राम में बैठते हैं तो अक्सर होता यह है कि हमारे मोबाइल खुले होते हैं, वो कई दफा याद नहीं रहता। ठीक है। तो मसला ये है कि ये इसको अगर वो दूसरे लोग जिनका सिर्फ और काम यही है, एक माइंड सेट है कि कोई भी चीज है वो मुल्क के बेशक खिलाफ जाती हो लेकिन हमारा मुखालफ होना चाहिए, उन्होंने इस चीज को, ना ये नेशनल इशू था, ना हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है, ना कुछ हुआ है। हम दोनों दो सॉवरेन मुल्क हैं, हमारे वजीर आजम वहां अगर गए हैं तो मुझे बताइए कि हमें अपने वजीर आजम की इज्जत करनी है या हम लोगों ने यही चीज को लेके बैठ जाना है। तो मुझे बड़ी अफसोस हुआ है इस चीज का कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ये चल के और सारे टीवी चैनल इसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं। कोई बात सुने। पहली बात तो यह कि क्या उर्दगान इस वक्त तो किसी ने पूछा है कि एयरपोर्ट इमरान खान को वापसी में वो एयरपोर्ट पर खुद ड्राइव करके आया है? ये तो आपको याद नहीं रहा। सिर्फ एक चीज पकड़ के बैठ गए कि भाई वो सही तरीके से बैठे हुए नहीं थे। क्या वो जो हमारा डेलीगेशन है पढ़ा लिखा है, उसमें सारे लोग बेहतरीन हैं। सिर्फ है कि जब आदमी मीटिंग में बैठता है थोड़ा सा रिलैक्स होता है, और बैठने के बाद जब फॉर्मल मीटिंग शुरू हुई तो मसला ये है इकबाल शाह साहब, असल मसला ये है कि जो तुर्क के जो अरकान हैं वफ्द के, वो बड़े अटेंटिव होकर बैठे हुए हैं, बड़े संजीदा। वो पहले बैठे इसलिए कि वो तो मेजबान थे। मेजबान जो हैं, जब एक तैयारी होती है, एक डेलीगेशन एंटर होता है, तो सीटिंग अरेंजमेंट होती है, सीट पर जब वो बैठने के लिए बैठता है, अभी बैठने के साथ ही फोटो अनऑफिशियल है, ऑफिशियल फोटो भी नहीं है। यानी आपने देखा है कि फोटो जब आती है तो जब या तो ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये फोटो इशू हुई हो, ऐसा नहीं है। ये डिप्लोमेसी के ही खिलाफ है कि बस हम क्रिटिसाइज ये अपने डेलीगेशन को यही बदनाम करना शुरू कर दें कि इनके पास एटिकेट्स ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। तमाम हमारे डेलीगेशन में, वो डेलीगेशन के जो पर्सन वहाँ गए हुए हैं, उन डेलीगेशन का मेंबर देख लें, अपने अपने फील्ड में बेहतरीन है। ठीक है। सिर्फ यह है कि उमर खताब साहब थोड़ी सी मैं इजाजत नहीं चाहूंगा, हमारे दोस्त जब कोई बात पकड़ते हैं तो फिर अंजाम तक पहुंचा के छोड़ते हैं। चलिए ये आम तौर पर होता ही है, किसी का मतलब 5 नंबर कम कर लेता है, अगर कोई गलती हुई है 10 नंबर कम कर लेता है।
हम या किसी को हीरो बना के पेश करते हैं या फिर हीरो बना के पेश करते हैं। ठीक हो गया। मैं समझता हूँ तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो काबिल एहतराम है, वो खुद ड्राइव करके ठीक है। इमरान खान साहब को वापसी एयरपोर्ट पर छोड़ने आए हैं। जब वो गए थे तो आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे दोस्तों ने एक शोर मचाया हुआ था कि जी वो तो उतरना चाहते थे मेन एयरपोर्ट पर, लेकिन ये उनका ख्वाब इमरान खान साहब का रह गया क्योंकि धरने के दौरान उनको ये बुरी यादें याद थी। आप अंदाजा कर लें कि हमारे नादान दोस्त पाकिस्तान में जो भी खिलाफ बात होगी उसको हाईलाइट करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। एयरपोर्ट के बाद जब एक तरीकाकार है, जब मीटिंग शुरू होगी तो प्रेसिडेंट के हम गेस्ट हैं, तो उसी तरीके से दो मुल्क एक दूसरे के साथ रवैया अख्तियार करेंगे। ठीक है सर, आपका कहने का मतलब ये है कि जो है ना सोशल मीडिया पे जो इतनी बात ये वायरल हुई है, इसकी बजाय मुस्बत चीज़ें जो वो सामने लानी चाहिए थी, लेकिन ये सोशल मीडिया तो बेशर्मों की तरह जो सार्फिन है ट्विटर के और फेसबुक के, वो ये है कि किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको ना मुल्क से कोई इज्जत है ना मुल्क का कोई ख्याल है। अच्छा सर, उसने जो काम एनआरओ के हवाले से कल एक खबर आई थी कि एनआरओ ख़त्म कर दिया गया है परवेज़ मुशर्रफ साहब का और मलिक क़य्यूम साहब का। वो उस खबर में कितनी सदाकत है और क्या वो मामला है, वो ज़रा बताइएगा। उमर खताब साहब, ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है, क्योंकि मैं टीवी चैनल के ऊपर देख रहा हूँ। कम से कम मुझे तो कोई खुशगुमानी नहीं है जी। बड़े बड़े लायर्स, पार्टियों के लोग, रिप्रेजेंटेटिव, उनको ये पता ही नहीं है कि ये फैसला हुआ क्या है। ठीक है, बात यह है कि जब वो कहते हैं कि जी मलिक क़य्यूम का, आसिफ अली ज़रदारी का ये जो एनआरओ है ये खत्म कर दिया गया है, तो बंदा उनसे पूछे कि आपने कोई पढ़ा भी है या फैसला पढ़ा, हुआ क्या है। ठीक है, फैसला ये है कि जिस वक्त आसिफ अली ज़रदारी और सदर मुशर्रफ ने जो एनआरओ उस जमाने में किया था, उसमें ये सदस्य क़य्यूम, ये सारे हजारों लोग शामिल थे। इवन देन के एमक्यूएम के सैकड़ों नहीं हजारों लोग शामिल थे। ठीक है, तो उसको ये बात फिर टेकअप किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुआ मोटो लिया था कि ये किस तरह हुआ है भाई, क्योंकि जाहिर एनआरओ तो जुर्म है, किस तरीके से किसी को इख्तियार हासिल है कि उसने मर्डर किया है और तो वो उसको माफ कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा, वो ये सुप्रीम कोर्ट की बात जो नीचे यानी जो कोर्ट्स हैं उन्होंने टेकअप कर ली, तमाम केस चलने शुरू हो गया। ठीक हो गया। अब जब ये रिपोर्ट आई है कि तमाम आपका हुक्म माना गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो हुक्म जो एनआरओ के मुतल्लिक था कि ये इलीगल है, तो नीचे तमाम केस खुल के अपने अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई फाइल हो गया, कोई प्रोसीडिंग के अंदर है, तो रिपोर्ट ये गई कि तमाम आपका हुक्म जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा चूंकि हो गई है इसलिए केस को बंद कर देते हैं। उसका तर्जमा लोगों ने ये किया कि आसिफ अली ज़रदारी के केस बंद कर दिए गए हैं। उसका ये तर्जमा किया गया कि जी मुशर्रफ के बंद कर दिए गए। आप अंदाजा कर लें जो ज़हनी सतह है, सही, वो इसकी एक्सप्लेनेशन ये एक लीगल किस्म की बात थी। तो लीगल बात को भी आम आदमी जो है बाजारों में लेके फिर रहे हैं कि भाई ये है, और आप किसी से पूछें हराम है किसी को पता हो। और भाई एनआरओ के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एडवाइस या हुक्म दिया था वो अमल दरामद कर दिया गया है। ये है इतनी सी बात, सादा सी। चलिए ठीक है सर, मैं कर्नल साहब की तरफ आता हूँ। असद महमूद साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है 7 जनवरी के लिए। आप क्या समझते हैं कि उनकी जो समाअत होगी या उनकी जो सज़ा है इस केस में वो मुअत्तल हो सकती है? ये आपने मेरे से सवाल पूछा है, नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं? जी जी, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है 7 जनवरी को। ठीक है, तो उनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है, क्या आप कहेंगे इस पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके का ये फैसला एक्चुअली आपने जो नैब कोर्ट से एक लिहाज से देखा है, टू मी ये मुश्किल लग रहा है कि ये मतलब इनकी जो सजा है ये मुअत्तल हो जाए। वाई? बिकॉज इस दफा का जो फैसला अगर आपने देखा जी, वो पहले के फैसले के मुकाबले में मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से, इसके बावजूद कि एक आध मुकदमे में उनको सजा ना हो सकी और शक का फायदा दे दिया गया, लेकिन जो पहले वाली सजा थी उसके मुकाबले में इन्होंने बेहतर तरीके से तैयारी की थी। हालांकि और भी बहुत बेहतर कर सकते थे, बट सर्टनली मैं इसको ये इस तरीके से फोर्स ही करता हूँ। लेकिन मैं ना इससे पहले वो जो, क्योंकि आपने जो पहला सवाल आपका चल रहा था जी जी, मैं थोड़ा सा ना बहुत ही एहतराम के साथ अपने इकबाल शाह साहब से कहना चाहूंगा, दिस इज गुड कि जी ठीक है, आप
जब बाहर जाते हैं तो सर्टली हम पीछे जब बैठे हैं तो अपने वजीर आजम को या बाकी वज़रा को सर्टली वी हैव टू लुक आफ्टर देम, और हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। बट हमसे ज्यादा तो इनकी जिम्मेदारी आती है ना कि आप कुछ भी कह लें, ऐसा नहीं होता कि जी मैं इसको बिल्कुल मुतमईन नहीं कि वो इतना अटेंटिव हो के बैठे हुए हैं, डिस्कशन प्रोसेस के अंदर मौजूद है, और कोई मोबाइल बंद कर रहा हो, कोई फाइलें देख रहा हो, कोई क्रॉस लग बैठा हुआ हो, कोई सोचों के अंदर गुम हो, ऐसा नहीं है। और ये इनका कल्चर इस तरह का, ये पाकिस्तान के अंदर भी पीटीआई के लोगों का मौजूद है। पीटीआई का जो एक्चुअल वर्कर है ना, वो आज भी मुख्तलिफ वज़रा के दरवाजों के ऊपर दस्तक दे रहा, धक्के खाता फिर रहा है, कभी एक दरवाजा, कभी दूसरा, कभी तीसरा दरवाजा। इनको प्रॉब्लम ये हो गई है, पहली दफा इनको इक़्तिदार मिला है। हालांकि सर ये बातें की जाती थी कि जो मुस्लिम लीग नून है उनके जो वज़रा हैं या आम आदमी तो दूर, उनके जो सूबाई वज़रा या उनके जो एमपीज़ होते थे, वो अगर उन्होंने मिलना होता था नवाज शरीफ साहब को तो उनको टाइम नहीं दिया जाता था, वो धक्के खाते थे। तो अब मतलब आप बात कर रहे हैं पीटीआई के हवाले से कि वहाँ पे जो उनके वोटर्स हैं वो धक्के खा रहे हैं। नहीं, मैं आप उसको पीटीआई के वजीर आजम को तो साइड पे कर देना। मैं पीटीआई के वज़रा, ये मुशीरों की मैं बात कर रहा हूँ। दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर नॉट ट्रेसेबल, दे आर नॉट विजिबल टू देयर पीपल। और फिर वो लोग, देखिए जी एक बात आती है, एक पार्टी की हुकूमत आती है, ठीक है जी, उनके एमपीज एमएनएस बनते हैं, सेनेटर्स बनते हैं, इससे हट के उनके लॉयलिस्ट होते हैं, जो ठीक जेन्युइन लोग होते हैं। आप अपनी पार्टी के अंदर उन लोगों को चूज करते हैं, चूज करके फिर आप देखते हैं कि इसको कौन सी बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है। मुझे तो एट टाइम्स ऐसा लगता है कि ये भानुमती का कुंभा बना हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं कि ओवरऑल ये तमाम जो हुकूमती सिलसिले हैं, जो हुकूमत के काम है, उसको करना किस तरीके से है, किसको क्या काम करना चाहिए, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देने वाला इनके अंदर को मुझे नजर नहीं आता। आप टेलीविजन को देखें, कभी आपको फवाद चौधरी नजर आएंगे, कभी आपको जो है वो चौहान साहब नजर आएंगे, कभी शेख रशीद साहब नजर आएंगे, कभी कोई और नजर आएगा। एंड वन इज रियली डिस्टर्ब यार कि ये किस तरह की हुकूमत है, ये कैसे चला रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी है। वेयर इज असद उमर? देखिए ना, अब आप बात तो कह सकते हैं ना कि असद उमर व्हेन ही केम इनटू पावर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो पिछले कई महीनों से उन्होंने अपनी टीम के साथ बैठ के वो स्टडी कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की माशियात को जो है, मईशत को ठीक कैसे करना है। और आप देखें तो असद उमर की नजर नहीं आता, और महंगाई का ग्राफ इतना ज्यादा उमर खताब ये ऊपर जा चुका है कि, और लोगों के कारोबारों के अंदर वाकई बुरे हालात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो है ना कारोबारी तबका ये बड़ा जालिम होता है, तो ये हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। मे भी करने की कोशिश करे, लेकिन आम घरों के हालात तो देखें। आपने महंगाई के वाले से और ये जो बिजनेसमैन है उनकी बात की, तो वो डरे हुए हैं मार्केट्स में, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और क्या इस तरह की सिचुएशन है? अरे बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, और मैं ये समझता हूं कि हेयर जो असद उमर है उसको सामने आना चाहिए। असद उमर के बारे में जनरली कहते हैं, और बिल्कुल मुझे मेरा ख्याल है कोई तकल्लुफ नहीं करना चाहिए कि वो ठीक है भाई, उसने एमबीए किया हुआ है, लेकिन अगर एक एमबीए का मतलब है बिजनेस ओरिएंटेड को काम तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे मुल्क की मईशत को आपने लेके कैसे चलना है, तमाम लोगों को साथ कैसे लेके चलना है, तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में कैसे लेना है, बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को, एग्रीकल्चरर्स को, पूरा मुल्क भरा हुआ आपका। तो देखिए दूसरी चीज ये होती है कि वजीर ऊपर बैठा हुआ है, उसके साथ अपने टेक्नोक्रेट्स की एक पूरी टीम होती है जिसको वो साथ लेके चलते हैं कि जी हाँ मैंने ऐसे करना। इसका मैं एक एग्जाम्पल देने लगा हूँ। इन्होंने कहा जी कि एक डॉक्टर फरूक सलीम है, उन्होंने कहा वो 2.5-3 महीने से वो बेचारे जो है ना इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे जी कि नहीं, ये इकॉनमी के ऊपर ये हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है। एक स्टेज के ऊपर जब उन्होंने मुखालफत की तो ट्वीट के जरिए उनको फारिग कर दिया। उनका जी नहीं, उसका तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मतलब दिस इज अ शेम बेसिकली फॉर द पीटीआई। वो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आया था कि वो इस तरह का ओहदा उनके पास नहीं है। दैट इज व्हाट इट इज। और हम क्यों काम कर, ठीक है भाई, मैं ये कहता हूँ कि हाँ मैंने वोट दिया था, पिछली दफा गलती की थी, नून को वोट दिया था, देखिए उन्होंने पाकिस्तान का उलिया बिगाड़ के रख दिया। इस दफा पीटीआई को वोट दिया, तो मुझे तो अभी तक बड़ी हैरानी हो रही है कि किस तरीके से 4.5 महीने हो गए। जब इनसे कहा जाए कि नहीं आप इनसे लूटे हुए पैसे में वापस लेके दे, जब हम कहते हैं जी कि आप इनका एहतसाब करें, तो इमरान खान से कहते, जब पूछा जाता है कहते जी कि नहीं ये तो पिछले मुकदमे चल रहे हैं, उसके ऊपर शोर कर रहे हैं, हमने तो अभी कुछ किया नहीं भाई, हम आपके लिए नहीं लेकर आए थे। इकबाल शाह साहब की तरफ आऊंगा। इकबाल शाह साहब, आप मुत्तफिक करते हैं कर्नल साहब की बात जो उन्होंने कहा है कि इनके जो वज़रा हैं वो मिलते ही नहीं है, जो उनके वोटर्स हैं उनके पास जाते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते? कर्नल साहब की बात जाहिर है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जाहिर है वो बड़ा काबिल एहतराम है, लेकिन वजह ये है कि अगर
बीमारी हो किसी आदमी को कैंसर की, तो सबसे पहले तो रोकना जरूरी है कि बीमारी को रुक जाए एक जगह। फिर उसकी आप दवाई शुरू करते हैं तो उसकी दुआ भी साथ करते हैं, और दोनों दुआएं भी साथ करते हैं कि इसकी इलाज में आहिस्ता सा बेहतरी आएगी। ये नहीं हो सकता कि रातों रात हो जाए। मसला ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग होते हैं कि उनको एक आदत होती है कि भी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझे बताइए कि जितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं पीटीआई की कभी हुई थी, और असेंबली के इजलास के दौरान जिस तरीके स्पीकर का रोल है, कभी ऐसा हुआ था कि मुहारफों के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं? फिर ये है कि डिस्क्रिशनरी जो फंड है अरबों रुपए के, वो बंद किए किसी को, ये कभी उन्होंने हाईलाइट किया कि आगे थोड़ा फट्टे पर चढ़ के आगे बात करें। और फिर इसके बाद आप देखें कि भाई बाहर के मुल्कों में अब कोई इलाज के लिए नहीं जा सकता, ये भी उनका है सादगी का कि 4 सीएम हाउस उन्होंने बनाए हुए हैं। मसला ये है कि सेरेमोनियल ही सही। अब एक दूसरी तरफ आप एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इतने सालों का तजर्बा का लोग मौजूद हैं। क्या ये बात पीटीआई के क्रेडिट में नहीं जाती कि उनकी हुकूमत भी कमजोर है, लोग भी कम है, छोटा सा फर्क है यानी अपोजिशन का और पीटीआई का, इसके बावजूद अपने उस स्थान से पीछे नहीं हटते, उसमें खतरात बहुत मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, की सूरत आपके सामने है। खुशाइंद बात है जो आपने चीजें बताई हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कारकुनान से खिताब किया, उन्होंने कुछ बातें की, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। नहीं मुझे पता है, मैंने सुना है। उन्होंने कहा कि जी हमें एक तो उन्होंने कहा जी हमें जो कवानीन है उनमें इस्लाहात करनी चाहिए। दूसरी मैंने सुना है ये बात जी सर, मेन जो चीज उन्होंने की है कि जो सूबों के माली वसाइल हैं उन पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, वो ये कह रहे थे। नहीं हाँ, उसने देखे बात यह है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर जब मैंने सुनी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि क्या ये चीजें करते हैं। कहते हैं जी मुझे बताइए, लोग करप्शन की तरफ सोचते हैं, करप्शन के लिए हमसे पूछा जा रहा है, हर आदमी से पूछा जा रहा है। 22 करोड़ जो मुल्क में रहता है उनके वोटों की कदर कीमत नहीं है। फिर डाका मारने के लिए अगर बंदा वोट ले लेता है तो फिर इसका मतलब से पूछा ना जाए। यानी वो तो मैं समझती, इस बंदे ने तकरीर लिखी है, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करता है। तो या तो फिर इलेक्शन में जब आप खड़े होते हैं मैनिफेस्टो बताएं और कहें कि ये जो आप अगर आप हमें वोट देते हैं तो हमें मत पूछा जाए, हम बेशक सारा सरमाया मुल्क से लूट के ले जाएं। उसने क्लियर कट आज कहा है कि जी लोग करप्शन के मुतल्लक अदालतें और सारे लोग पूछते हैं, करप्शन पर इल्जाम लगाए जाते हैं। और ये है कि जो हुकूक हैं वो जमहूरियत का जो कत्ल होता है उस पर कोई बात ही नहीं करता। वो भाई जमहूरियत तो है ही नहीं, हम तो मानते नहीं, जमहूरी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। आप कल आपसे बड़ी उम्मीदें थी कि शहीद बेनज़ीर के आप बेटे हैं, आप भी उसी तरीके से जागीरदार हैं। आप कोई बिलावल हाउस है, आपके पैदा होने के बाद फौरन बन चुके हैं, लाखों एकड़ आपकी जमीन है, किन लोगों को आप चक्कर देते हैं? बात सिर्फ ये है कि वो भी ये कहता है कि हमें पूछा ना जाए, आंसरेबल हमें कोई हम नहीं है किसी के आगे। ये है उनका माइंड सेट, जहाँ उसने ट्रेनिंग हासिल की है। ये एक ही बात है। वो आप देख पंजाब सारे में कायरा साहब ने जुम्मा उठाया होगा कि मैंने हर झूठ को सच करना है, और कोई ना वोट है ना कोई MNA है ना उनको नीचे है। सिंध में उनके हाथ से 1 महीने में निकल जाके मैं आपको खबर दिया, 1 महीना मेरे को निकालेंगे और ये है कि रिप्लेस हो जाएगा सीएम पे, कितना डटे रहे। ऐसा नहीं होता। एक दफा सिंध में ऐसा हो चुका है, इनको अभी ये पता ही नहीं जमीनी हकायक का, उसी ख्वाब खरगोश में रहते हैं। अदालतों में केस है, ट्रिलियन रुपए लूट के मुल्क के ले गए और बाहर के मुल्कों से केस है उनके ऊपर। अब शोर में जाते हैं हमें अवाम ने मुंतखब किया। हाँ अवाम ने मुंतखब किया, तो तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि तुम ये काम भी करो, ये किसी ने कहा? जी ठीक है इकबाल शाह साहब। असद महबूब साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी आज कॉन्फ्रेंस की, शेख रशीद साहब ने भी की। राना सनाउल्लाह और शेख रशीद साहब के दरमियान जो है ना बयानात का सिलसिला काफ़ी जो है ना आजकल चला हुआ है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया कि शेख रशीद साहब ने जितना टैक्स दिया उनके एहसासे भी उससे ज़्यादा हैं, और मुझे उनके हल्के से मैसेजेस जो है वो मिले हैं। लोग कहते हैं कि हमने शेख रशीद साहब को जो है वो उधार दिए हुए हैं, उनसे उधार वापस नहीं मिला। इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से सामने आई है। देखिए, मैं अगर चाहे आप शेख रशीद की बात करें, चाहे राना सनाउल्लाह की बात करें, या कुछ और जो है वो कारी से स्पीकर हैं मुख्तलिफ आपकी जो सियासी पार्टीज हैं, तो टाइम्स आपको बड़ा अफसोस होता है इनकी बातचीत सुन के, इनका लहजा देख के, इनके जैसे ना आपको ऐसा लगता है कि ये अल्फाज नहीं अदा कर रहे बल्कि इनकी जुबानों से शोले निकल रहे हैं, और आप महसूस करते हैं कि यार ये किसको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या कौन सी वो कौमी खिदमत का ये फरीजा अंजाम दे रहे हैं। बिलीव यू मी, आप खुद परेशान हो जाते हैं कि यार ये जो हमारी नौजवान नस्ल है इसको ये किस तरह का मैसेज दे रहे हैं, इसको क्या बताना चाह रहे हैं। और राना देखिए ना, इससे पहले अगर 5 साल आप या 10 साल देखें
तो पंजाब हुकूमत में अंदर या तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे उनके, शहबाज शरीफ या फिर राना सनाउल्लाह नजर आते थे, तीसरा तो शख्स को नजर नहीं आता था। आप अब भी पंजाब के बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे सवाल करके पूछें कि वो 5 गुजरा के नाम बता दें जो कि शहबाज शरीफ के साथ थे। They will never be able to tell you why, because वो सिस्टम था ही नहीं इस तरह का। और फिर राना सनाउल्लाह ने जिस तरह के जो सिलसिले किए फैसलाबाद में, जो किससे उनके बारे में अदरवाइज मशहूर है, वो तो मेरे ख्याल है किसी से ढके छुपे नहीं है। बिल्कुल, वो सानिया मॉडल टाउन के बारे में भी लोग बातें करते हैं। कर्नल साहब, वक्त को मद्देनजर रखते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इकबाल शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो बात कर रहे थे नाजरीन, जो वायरल हुई तस्वीर उसके हवाले से पाकिस्तानी वफ़द की संजीदगी के बारे में और बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहे थे। वसीम अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी की बॉडी लैंग्वेज पर उनको तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तानी मुफाद के लिए सबसे ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहे हैं। वसीम अब्बासी ने एक और ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और उनके मुशीर जुल्फ़ी बुखारी टांग पर टांग रखे बैठे हैं, जबकि पाकिस्तानी वफ़द का एक रुकन अपने फ़ोन पर मसरूफ़ है। दूसरी जानिब तुर्क वफ़द के तमाम अरकान मुकम्मल तौर पर सफारती अदाब और रख रखाव के साथ बैठे हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी वफ़द का एक रुकन अपने फ़ोन पर मसरूफ़ है। दूसरी जानिब तुर्क वफ़द की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि वो किस तरह बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तुर्की दौरे में आला सतह के वफूद के हमरा तुर्क वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द की तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया में उनको सख्त तनकीद का सामना है। और एक सहाफ़ी आमिर गौरी साहब ने भी लब कुशाई की है, उन्होंने भी बयान दिया है सरकारी दौरे के दौरान तुर्क और पाकिस्तानी वफूद की बॉडी लैंग्वेज पर अगर सरसरी निगाह डाली जाए तो इससे बहुत कुछ ज़ाहिर होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एक तरबियत याफ्ता, संजीदा, महज़ब और अपने काम से आशना वफ़द की ज़बरदस्ती इकट्ठे किए गए कुछ लोगों के साथ मुलाकात हो रही है। यही वजह है कि तुर्की आज इस मकाम पर है और पाकिस्तान वहीं का वहीं है। पाकिस्तानी वफ़द की ये तस्वीर अपोजिशन जमातों से भी छुपी नहीं रही और इस तस्वीर पर तबसरा करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कह दिया कि पाकिस्तान की इस तरह की नुमाइंदगी काबिल अफसोस है। हो सकता है इसमें कोई अच्छा पहलू भी हो, लेकिन मैं वो अच्छा पहलू देखने से कासिर हूँ। तुर्क वफ़द आम सफारती अदाब के तहत बैठा हुआ है। तुर्क हुकाम अपनी संगीन रवायात और रस्मी सकाफत की पैरवी करते हुए, लेकिन हमारा वफ़द क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर कई सार्फिन ने हुकूमती वफ़द को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमती वफ़द को बिलाशुबा एक ट्यूटर की ज़रूरत है जो उन्हें सफारती अदाब की तरबियत दे सके और उन्हें बता सके कि एक सरकारी दौरे के दौरान आला सतह मीटिंग्स और इजलासों में किस तरह से बैठा जाता है, क्योंकि इस तस्वीर में जहां तुर्क हुकाम में डिसिप्लिन देखने में आ रहा है, वहीं पाकिस्तानी वफ़द की बेफिक्री और बेतकल्फ़ी अयां है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं। नवाज शरीफ की सज़ा मौतली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा मौतली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अदालत ने नवाज शरीफ की सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पीर 7 जनवरी को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ के वकला की जानिब से रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके सज़ा मौतली की दरख्वास्त आज 5 जनवरी को दोबारा दायर की गई थी, जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले नवाज शरीफ की सज़ा मौतली और जमानत पर रिहाई से मुतल्लिक दरख्वास्त को 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया था। याद रहे कि गुज़श्ता माह 24 दिसंबर को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नैब की जानिब से दायर अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला सुनाया गया था। अदालत ने नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था, जबकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा के साथ साथ 1 अरब रुपए और $2.5 करोड़ अलहदा जुर्माना भी आयद किया था। इसके अलावा नवाज शरीफ को अदालत ने 10 साल के लिए कोई भी अवामी ओहदा रखने से भी नाअहल करार दिया था। मज़कूरा फैसले के बाद नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पहले अडाला जेल और फिर उनकी दरख्वास्त पर उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया था। इससे पहले एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को इवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल, मरीम नवाज को 7 और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों मुजरमान ने अपनी सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की थी, जिस पर कई समातों के बाद 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दमाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की सजाओं को मुअत्तल करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया था।
इवन फील्ड रेफरेंस की सजा मौतली के बाद अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की तवील समातें एहतसाब अदालत में हुई थी और 19 दिसंबर 2018 को जज अरशद मलिक ने दोनों रेफरेंसेस पर फैसला महफूज किया था। पैरागॉन स्कैंडल केस की अगर बात करें तो ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में 19 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड में 19 जनवरी तक तोसी कर दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में जज सैयद नजमुल हसन ने पैरागॉन स्कैंडल केस में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान के मजीद जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक केस की समाअत की है। ख्याल है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से अदालत से हासिल किया गया ख्वाजा बरादरान का जिस्मानी रिमांड आज खत्म हो रहा है। नैब ने ख्वाजा बरादरान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत में पेश किया। इस मौके पर अदालत के तरफ तमाम सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था, जबकि अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। नैब ने अदालत से ख्वाजा बरादरान के रिमांड में 15 दिन की तोसी की इस्तदा की। दौरान समाअत अदालत में बदनज़मी पर जज की जानिब से बरमी का इजहार किया गया, जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने अदालत को बताया कि हमने अपने कारकुनान को नारेबाजी से मना किया है। दौरान समाअत नैब अफसर ने अदालत को बताया कि पैरागॉन का रिकॉर्ड हासिल किया, जिससे 2 अरब से ज़ायद की रकूम मुंतकिल हुई। गफरान और कदीर नामी 2 अफराद को अरबों रुपए मुंतकिल हुए और गफरान ख्वाजा सलमान रफीक के बेटे हैं, जबकि कदीर नदीम ज़िया का बेटा है। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ख्वाजा साद रफीक के बैंक अकाउंट से मुतालिक सवाल जवाब हुए। जिन घरों की तफसीलात दी गई हैं उनसे मुतालिक तफ्तीश की है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा बरादरान की जानिब से ये कहा गया है कि 20 कनाल पर मुश्तमिल प्लॉट्स पैरागॉन से मिले और ख्वाजा बरादरान के प्लॉट्स के दरमियान से नाला गुजरना था। इस मौके पर कमरा अदालत में पैरागॉन सिटी का नक्शा भी पेश किया गया। नक्शे में ख्वाजा बरादरान की मलकियत में मौजूद ज़मीन अदालत को दिखाएगी। नैब अफसर का कहना था कि पैरागॉन के 12 से 13 अकाउंट से मुतालिक तफ्तीश जारी है। गफरान ख्वाजा सलमान रफीक का बेटा है, इससे भी तफ्तीश दरकार है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि गफरान का बैंक अकाउंट है। नायब अफसर ने अदालत को बताया कि गफरान इस वक्त कम उम्र था जब पैसे मुंतकिल हुए, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि जब उसका अकाउंट ही नहीं तो पैसे कैसे मुंतकिल हुए। नायब अफसर ने जवाब दिया कि पैरागॉन से जो रिकॉर्ड हासिल हुआ है इससे ये मालूमात मिली हैं पैरागॉन सिटी के अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शन की गई हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको किसी ने कहा है कि मशकूक ट्रांजैक्शन हो रही हैं। नायब अफसर ने बताया कि स्टेट बैंक की जानिब से 3 मरतबा बताया गया है कि मशकूक ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जबकि एमएस एग्जेक्टिव बिल्डर से मुतालिक भी तफ्तीश जारी है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि कितने लोगों को नोटिस कर चुके हैं। नायब अफसर का कहना था कि अब तक 30 से ज़्यादा अफराद को नोटिस किए हैं जिनसे तफ्तीश करनी है। ख्वाजा बरादरान के वकील अमजद परवेज़ ने दलाल देते हुए कहा कि आज जितनी बातें की गई हैं सब पुरानी हैं। शाम की ज़मीन जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है और कहते हैं कि पैरागॉन से ज़मीन ली है तो क्रॉस चेक के ज़रिए तब्दील की गई है। उन्होंने कहा कि मेरे मौक्किल का तमाम डाटा नैब के पास मौजूद है, हम क्लियर हैं, मज़ीद डिमांड की ज़रूरत नहीं है। जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया क्या आज गफरान और कबीर वाली नई बात सामने आई है जिसमें अकाउंट सामने आए हैं, जिस पर वकील ने अदालत को बताया कि गफरान और कबीर की बात पहले हो चुकी है। हमने बार के असातिज़ा से सीखा है कि जो यहाँ गलत बोलेगा वो घर नहीं जेल जाएगा। नए प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ये हमें कौन से तमगे देना चाह रहे हैं तो दे दें, जिस पर वकील अमजद परवेज़ का कहना था कि गफरान और कबीर की बात पुरानी है, 4 माह पहले ये बात की जा चुकी है। दुख की बात यह है कि अदालत के सामने गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। आज ये जो उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और उसके बाद उनकी समाअत होगी और उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या फ़ैसला आता है और ये कितने मुलजिम साबित होते हैं, मुजरिम साबित होते हैं, उसके बाद ये बताया जाएगा। इसके अलावा ये बात भी सामने आई थी कि बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग कंपनी की नाइली की वजह से हुकूमत को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को सियासी तौर पर मरवाएंगे, शेख रशीद साहब ने ऐसा एक बयान दिया है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने एक मरतबा फिर अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि फ़िक्र है कि आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को सियासी तौर पर मरवाएंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि साल 2019 में हम 20 नई ट्रेनें चलाने की कोशिश करेंगे। हमने कोई नई ट्रेनें नहीं खरीदी बल्कि पुरानी ही को ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म के बाद रेलवे कोई ज़मीन फ़रोख्त नहीं कर सकेगा और हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के एहतराम में सिर्फ 5 साल की लीज़ दे रहे हैं और इसके लिए टेंडर्स जारी करने की हिदायत कर दी है। शेख रशीद अहमद का कहना था कि हम पहले 2 माह में VVIP ट्रेनें चलाने जा रहे हैं और हम इसके खाने का ठेका 5 स्टार होटल को देना चाहते हैं, जिसके लिए टेंडर्स जारी करने का सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे रेडियो पाकिस्तान रेलवे का इजरा करने जा रही है, इसके लिए लाइसेंस लेंगे और लाहौर हेडक्वार्टर्स में
5 से 10 अफराद पर मुश्तमिल अमला होगा, जिसके लिए निजी शोबे से राब्ता करेंगे। ये शेख रशीद साहब ने आज बयान दिया है रेलवे के हवाले से भी, और उन्होंने कहा कि हम रेलवे को ठीक करने जा रहे हैं, पुरानी ट्रेनें नहीं खरीदेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किस हद तक जो रेलवे का हमारा इदारा है वो कितना तरक्की करता है, कितना फ्लॉरिश करता है, क्योंकि बहुत बड़ा इदारा है। अगर ये ठीक हो जाए तो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। ये था आज का प्रोग्राम नाज़रीन, और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।